साथियों, हमारे नए भारत के निर्माण का एक जो और महत्वपूर्ण तत्व है वह है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। सरकार में आने के साथ ही हमने इस बात पर जोर दिया कि एक राष्ट्र के तौर पर हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकते हैं। यदि हम एक नए भारत का निर्माण करना है तो यह आवश्यक है कि यदि किसी वस्तु का उपभोग हमारे देश में हो रहा है तो उसका उत्पादन भी हमारे देश में ही होना चाहिए। इसलिए भारत आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री होने के नाते, और यदि मैं रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस की बात करूं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब 2014 यानी 2014 में हम सरकार में आए थे तो हमने देखा कि भारत रक्षा क्षेत्र के मामलों में लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट पर आश्रित है। हमने इस पर विचार किया कि भारत जैसा विशाल देश किसी भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर में इंपोर्ट पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकता है, और यदि हम डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म का सिर्फ इंपोर्ट करते रहेंगे तो यह डिफेंस सेक्टर में हमें दूसरे देशों पर लगातार यह डिपेंडेंट बनाकर ही रखेगा, और यह डिपेंडेंसी हमारे स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के लिए भी निश्चित रूप से बाधक होगी ही होगी। और मित्रों, बिना सेल्फ रिलायंस के हम ग्लोबल इशूज पर अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार डिपेंडेंट डिसीजन भी नहीं ले सकते। यह बात भी पक्की है, और इसके साथ ही हम दूसरे देशों से जितना ज़्यादा इक्विपमेंट इंपोर्ट करेंगे वह हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड पर भी उतना ही एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए कदापि अच्छा नहीं कहा जा सकता। और यदि हम नेट इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर हुए तो इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी ही मजबूत होगी बल्कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। इसलिए हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, और हमारी तीनों सर्विसेज द्वारा 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। उनका नंबर है 410, और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम 410 आइटम्स जो अब तक बाहर से इंपोर्ट करते रहे हैं हम बाहर से भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। हम उसे भारत में बना रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा भी 4 जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है, जिसमें लगभग 4666, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, 4666 ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में हमने फैसला किया है कि अब वो भारत में बनेंगे। यह सब सारे आइटम पूरी तरह से इंडिजिनाइज्ड होंगे, हम विदेशों से नहीं खरीदेंगे। उसके लिए समय सीमा निर्धारित की है। कुछ के लिए 2024 रखा है, कुछ के लिए 2025 रखा है, कुछ के लिए 2026 रखा है। डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट पर हमने न सिर्फ बैन लगाया बल्कि हमने उसे खुद भारत में ही निर्मित करने पर विशेष बल दिया है। आज नया भारत INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। मित्रों, आप सबको जानकारी है, आज नया भारत इंडिजिनस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। यह हमारे प्रयासों का परिणाम ही है कि हमारे सैनिकों के हाथों में जो हथियार हैं उनमें से बहुत सारे यह भारत में निर्मित हुए हैं। हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक आत्मनिर्भर देश के रूप में आज हमारे कदम चंद्रमा और मंगल को छूने जा रहे हैं। 23 अगस्त की प्रतीक्षा करिए। अब रूस का भी चला है, उनकी डेट 22 अगस्त है, लूना 25। और मैं इतनी बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारी सेना का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेना की कैपेबिलिटी भी बढ़ी है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। और साथियों, आप सब जानते हैं कि 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात हमने कोल्ड वार के बाईपोलर वर्ल्ड में से किसी भी गुट को चुनने के बजाय गुट निरपेक्ष रहना ज़्यादा उचित समझा था। और हमारी गुट निरपेक्षता कई बार एस्केपिस्ट यानी इसे पलायनवादी कहते हैं, पलायनवादी सी प्रतीत होती रही। लोग कहते थे पलायनवादी हैं। उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम अपने प्रत्येक निर्णय के लेते समय इस बात की चिंता करते थे कहीं किसी दूसरे गुट के ऊपर इसका प्रभाव न पड़े। लेकिन आज स्थिति अलग है।
आज भारत की स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो अपनी राष्ट्रीय ज़रूरतों के अनुसार किसी भी गुट या ब्लॉक के साथ बात करने को तैयार है। आज हम नॉन अलाइनमेंट में नहीं, बल्कि इशूज बेस्ड मल्टी अलाइनमेंट में विश्वास रखते हैं। आज हमारी सोच एस्केपिस्ट नहीं, पलायनवादी नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव और प्रैग्मेटिक है। भारत के डिफेंस और डिप्लोमेसी में बहुत आए सारे तमाम बदलावों का यह नतीजा इसे मैं मानता हूँ कि आज भारत के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमसे हाथ मिला रही हैं, और यह मैं समझता हूँ कि करिश्मा नहीं है तो इसे और क्या कहेंगे कि आज हमें रूस S-400 भी दे रहा है, तो अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन भी दे रहा है। आज हम निर्णय लेते समय मित्रों यह नहीं सोचते हैं कि इससे फला देश नाराज हो जाएगा या कौन सा देश खुश होगा, कौन नाराज होगा, यह नहीं चिंता करते, बल्कि आज भारत पूरी संप्रभुता के साथ बिना किसी दबाव अपने निर्णय लेने की यह क्षमता रखता है। मैंने अभी यहाँ भारत के प्राग्मेटिक अप्रोच की बात की है। प्राग्मेटिक अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है पोखरण 2, जहाँ एक राष्ट्र के रूप में हम पर कई दबाव थे, सैंक्शंस थे, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में हमने न सिर्फ दूसरे राष्ट्रों से बात की, बल्कि उन सैंक्शंस को ख़त्म कराया, बल्कि हमने वह किया जो हमारे देश के लिए पूरी तरह से उचित था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी मैं कह सकता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिल्कुल प्राग्मेटिक अप्रोच अपनाई, और मैं समझता हूं कि एक डिसाइसिव उन्होंने काम किया था, निर्णय लिया था। साथियों, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 जो दुनिया के लगभग 50% क्षेत्रफल तथा लगभग 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को गाइड करने का एक बहुत बड़ा यह मंच है। उसकी अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ी बात है। साथ ही यह भारत के मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच का भी एक उदाहरण है। साथियों, मैं जानता हूं इस मामले में कुछ और लोग दूसरे तर्क देते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यूज मैंने 2-3 घंटे पहले सुना है, लेकिन उस तर्क में मैं जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। साथियों, एक और बात है जिसकी चर्चा किए बिना मेरी बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जो विषय दिया गया था, और वह है हमारे भारत का नवयुवक। आज इस देश के युवा न सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक बल्कि वैचारिक तौर पर भी लगातार समृद्ध हो रहे हैं और साथ ही साथ मुखर भी हो रहे हैं। आज देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले अब बन रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि बन गए, बन रहे हैं। उस दिशा में तेजी के साथ हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। भारत में लगातार स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ रही है। अब स्टार्टअप्स की संख्या लोग बताते हैं, कोई कहता है 1,10,000, 1,20,000, 25,000। एग्जैक्टली ये नंबर बतलाना घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो उचित नहीं होगा। यूनिकॉर्न्स का नंबर भी कितना बढ़ा है, ये सब आपकी जानकारी में है। यह सब जो कुछ नंबर्स हमारे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स के बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि हमारे देश के नौजवानों की प्रतिभा, हमारे देश के नौजवानों की क्षमता, हमारे देश के नौजवानों की शक्ति का यह एक पहचान है। और साथियों, मेरा विश्वास करिए कि जिस देश के पास लगभग 40 करोड़ नौजवान और उसके 80 करोड़ मजबूत हाथ हों, उस देश को भविष्य में किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ने वाली है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, अब तक की बातों का सार आपसे यदि मैं कहूं तो ये यही होगा कि हमने विगत 1 दशक में अब नए भारत की इमारत का ढांचा तैयार कर दिया है। अब हमें इस ढांचे को एक खूबसूरत इमारत के रूप में बदलना है, और इसलिए आने वाले 25 वर्ष इस नए भारत रूपी इमारत के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। और आने वाले 25 वर्ष ये निर्धारित करेंगे कि यह इमारत कितनी सुंदर और कितनी भव्य बनेगी। 2047 में हमें अपने भारत को सिर्फ विकसित राष्ट्र ही नहीं बनाना है, बल्कि हमें अपने भारत को एक सशक्त भारत तक की यात्रा को भी हमें पूरा कराना है। अंत में इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसके साथ ही जो इसके आयोजक हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।